हो गया, स्टार्ट हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एन आई क्यू अकेडमी। और मैं हूं अंकित व्यास। और लास्ट क्लास में हम साइंस को लेकर के डिस्कस कर रहे थे। और साइंस के अंदर हम दो टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और दूसरा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हमने देखा था कि जब किसी पदार्थ के आकार, आमाप और आकृति के अंदर यदि परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वहीं यदि किसी एक पदार्थ से कोई नया पदार्थ बन जाता है तो हम उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसी के साथ हमने एक दूसरी क्लास के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस किया था, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के लिए। ऑक्सीकरण और अपचयन वाली अभिक्रियाओं में हमने देखा था कि जब कोई पदार्थ किसी ऑक्सीजन से जुड़ता है या उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या उसके अंदर से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा हमने अपचयन के लिए बात की थी। जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती है तो हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वहीं हम सीईटी 12th लेवल के सिलेबस को लेकर के बात कर रहे हैं, तो उसमें तीसरा हमारा मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। अब कैटलिस्ट और उत्प्रेरक को लेकर के जब हम आज वाली क्लास में बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। जैसे दो दोस्तों के अंदर दोस्ती है, दो दोस्तों के अंदर फ्रेंडशिप है, लेकिन उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के मतभेद हो गया, अनबन हो गई। कोई एक तीसरा दोस्त आता है, वो उन दोनों के बीच में इस बात की सुलह करवा देता है, समझौता करवा देता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दो दोस्तों के बीच में आग में घी डालने का काम भी कर देता है। बस इसी बात से हमारे उत्प्रेरक का सफर शुरू होता है। उत्प्रेरक का मतलब एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों वाली दो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, ये उस अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देता है या कम कर देता है, उनको मिलवा देता है और उससे उनकी अभिक्रिया आसान हो जाती है। थोड़े से सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे कहूं तो उत्प्रेरक एक प्रकार के पंडित जी हैं जो दो बिछड़े दिलों को मिला रहे हैं। आइए देखते हैं क्या होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कैटालिस्ट वो बाहरी पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस की गति या स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन खुद उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, खुद खर्च नहीं होता है और अंत में वैसा का वैसा ही बच जाता है। और पूरी प्रक्रिया को हम कैटालाइसिस यानी कि उत्प्रेरण कहते हैं दोस्तों। मतलब उत्प्रेरक यहां पर केवल अभिक्रिया की रेट को कम या ज्यादा कर रहा है, वहां पर वो वापस लास्ट में वैसा का वैसा ही बच जाता है। बहुत ही आसान टॉपिक है और लगभग लगभग इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको पिछली वाली क्लास में भी कहा था कि परिभाषाओं से प्रश्न नहीं बनेंगे, उदाहरणों से प्रश्न बनेंगे। जैसे कि फलाना उत्प्रेरक जो है वो किस अभिक्रिया के अंदर काम आता है, या उत्प्रेरक शरीर के अंदर वाली अभिक्रियाओं में भी होते हैं और शरीर के बाहर भौतिक वातावरण की अभिक्रियाओं में भी होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। देखते हैं अभी और भी आगे की जानकारी। इसमें देखते हैं एक और बात कि उत्प्रेरक कैसे वर्क करता है, हाउ डज इट वर्क्स। केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन को पूरा होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। देखिए, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि मुझे या किसी विद्यार्थी को पढ़ाई करनी है, अब उसको आईआईटी क्रैक करनी है, तो पहले उसको अपनी 11th 12th को पास आउट करना पड़ेगा। 11th 12th को पास आउट करने के बाद उसे आईआईटी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसको पास आउट करना है। चलिए आईआईटी का छोड़ते हैं, सीईटी क्यों दे रहे हैं आप। सीईटी एग्जाम्स को पास आउट करेंगे तो आप कुछ एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे और उन्हीं एग्जाम्स को आगे दे पाएंगे। इसका मतलब आपको एक निश्चित एग्जाम पास करनी पड़ेगी और वही एग्जाम आपकी क्या कहलाएगी, सक्रियण ऊर्जा। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको यहाँ एक ग्राफ बना के बताता हूँ। ये एक ग्राफ है, इसमें यहाँ पर अपन एक पदार्थ लेते हैं और उस पदार्थ की ऊर्जा ले लेते हैं। मतलब मैं ऊर्जा के लिए ये एक ग्राफ यहाँ पर बना रहा हूँ, ये पदार्थ ले लेते हैं, है ना। ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ये समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यदि हम इसको देखते हैं तो जैसे कि अगर नॉर्मल पदार्थ से ये अभिक्रिया कर रहा है तो यहां से ये पदार्थ ने अभिक्रिया करनी शुरू की और ये पदार्थ अभिक्रिया करने के लिए इस पाथ से यहां पर गया। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे वाले केस में आप देखिए कि यहां से ये पाथ इस प्रकार का हो गया। सोचो कि ये एक बड़ा पहाड़ है, व्हाइट कलर का बड़ा पहाड़ है और इस पहाड़ पर चढ़ करके उतरना थोड़ा मुश्किल था। अब हमने इस पहाड़ से एक छोटा शॉर्टकट रास्ता निकाल दिया। यही काम रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में उत्प्रेरक करता है। मतलब यहां पर रिएक्शंस को पूरा होने के लिए
पहले तो एक मिनिमम ऊर्जा जो चाहिए वो ये मिनिमम ऊर्जा है कि मतलब आप उस पदार्थ को यहां तो पहुंचना ही पड़ेगा। इसको यहां से पहुंचने के बाद फिर ये रास्ता तय हुआ, और इस रास्ते को तय करने के बाद फिर जो मूल रूप की अभिक्रिया हो रही थी वो हो रही थी। लेकिन जब उत्प्रेरक आया तो ये रास्ता छोटा हो गया। तो किसी भी काम को करने के लिए एक मिनिमम ऊर्जा तो चाहिएगी ना भाई। अगर मुझे यहाँ क्लास लेनी है, आपको क्लास सुनना है, आपको क्लास लेना है, तो आपको एक कमरे में बैठना पड़ेगा, ईयरफोन लगा के बाकी बाहरी समस्याओं से अलग होना पड़ेगा। वही आपकी क्या हो जाएगी, सक्रियण ऊर्जा हो जाएगी। तो एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिव होने के लिए दूल्हे को रेडी तो करना पड़ेगा ना भाई, कि दूल्हे भाई साहब, दुल्हन दीदी आप रेडी हो जाइए मंडप पे बैठने के लिए। यही उनकी एक्टिवेशन एनर्जी है। बाद में पंडित जी काम करेंगे सक्रियण ऊर्जा के लिए। आइए एक और बात देखते हैं इसमें। उत्प्रेरक के मुख्य प्रकार, उत्प्रेरक बहुत प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे उत्प्रेरक अच्छा ही काम करते हैं। आइए देखते हैं, कुछ बुरे उत्प्रेरक भी होते हैं। पहले बात करते हैं अच्छे उत्प्रेरकों की। धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। पॉजिटिव लोग जो आपके किसी काम को अच्छा कर देते हैं। मैं कहता हूं कि जितने भी दुनिया जहान में टीचर हैं वो सब आपके लिए पॉजिटिव उत्प्रेरक है, क्योंकि उनके पास जितना ज्ञान है, जितना नॉलेज है, जितनी इंफॉर्मेशन है, वो आपको देकर के आगे ही बढ़ाना चाहते हैं। इस दुनिया जहान में माता पिता और गुरु पॉजिटिव उत्प्रेरक का काम करते हैं, मतलब आपके पढ़ाई की, आपके करियर में जाने की स्पीड को बढ़ा देते हैं। मित्र भी इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कुछ नामचीन रिश्तेदार, आप तो जानते ही होंगे, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है सबके लिए हो। ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव ग्रेड, जो रिएक्शन की स्पीड को धीमा कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है दोस्तों, H2O2, ये गैस होती है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो गैस है, इसको खराब होने से बचाने के लिए इसमें हम क्या मिला देते हैं, ग्लिसरॉल मिला देते हैं। तो वहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस जो है वो बाहरी वातावरण से अभिक्रिया नहीं कर पाती है। एक और उदाहरण देखते हैं। आपके मम्मी दीदी लोगों ने, दादी लोगों ने घर के अंदर अचार बनाया, और अचार खराब नहीं हो इसलिए हम उस अचार को सरसों के तेल में डुबा के रखते हैं, ताकि बाहरी वातावरण की ऑक्सीजन, बाहरी गैसें उस अचार से रिएक्शन नहीं कर पाए। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर रिएक्शन की रेट धीरे हो गई। कल वाली क्लास में मैंने, परसों वाली क्लास में भी मैंने लोहे पर जंग लगने का एक उदाहरण बताया था। लोहे पर जंग लग रही है तो लोहे के ऊपर ऑयल कर दिया, ग्रीस कर दिया, पेंट कर दिया, या किसी अन्य धातु का लेयर चढ़ा दिया। इसका मतलब वहां पर अब लोहे के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा है, या फिर बाहरी ऑक्सीजन अब अटैक आसानी से नहीं कर पा रही है। यही क्या बात हो गई, नेगेटिव उत्प्रेरक। तो कुछ दिशाओं में नेगेटिव उत्प्रेरक भी फायदेमंद होता है। जीवन में कठिनाइयां आना कभी कभी फायदेमंद होता है, क्योंकि एक रास्ता बंद होगा तभी आपको दूसरे रास्ते और दूसरे दरवाजे पर जाने की सूझेगी। एक ही जगह से हम बंधे रहेंगे तो हम जीवन में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव उत्प्रेरक, तो नेगेटिविटी भी कई बार फायदेमंद होती है दोस्तों। एक और बात देते हैं, स्व उत्प्रेरक, सेल्फ मोटिवेशन। आप में से जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते होंगे उसमें एक टॉपिक आता है सेल्फ मोटिवेशन। स्व उत्प्रेरक भी उसी से हम जोड़ के देख सकते हैं। जब रिएक्शन में बनने वाला कोई प्रोडक्ट, कोई उत्पाद खुद ही उत्प्रेरक का काम करने लगे और स्पीड बढ़ा दे, तो उसको क्या कहेंगे, स्व उत्प्रेरक। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में पंडित जी की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट गए और दीदी को लेके आ गए। तो भैया दीदी को लेके आ गए, वहां उन्होंने कैसा काम किया, स्व उत्प्रेरक का काम किया। तो स्व उत्प्रेरक मतलब ऑटो कैटालिस्ट। फिर एक आता है जैव उत्प्रेरक। जैविक क्रियाओं के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाया तो उस खाने को पचाने के लिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, और उन एंजाइम को ही हम थोड़ी देर बाद, जैविक उत्प्रेरकों को ही हम एंजाइम की कैटेगरी में डालेंगे। तो जैसे आपने एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको, गाय घास खाती है लेकिन मनुष्य घास नहीं खा सकता है। सर ऐसा कैसे कह रहे हो, हमारे इधर तो दो चार खा लेते हैं, हम तो धनिया खा लेते हैं सर। नहीं नहीं, मनुष्य घास का पाचन करने में संभव नहीं है, क्योंकि घास के अंदर सेल्यूलोज आता है, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और सेल्यूलेज एंजाइम मानव शरीर के अंदर नहीं पाया जाता है। इसलिए हम सीधे रूप में हरे पदार्थों का पाचन करने में संभव नहीं होते हैं।
तो वो जैविक उत्प्रेरक जो हमारी बॉडी के अंदर जिन एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हम केवल उन्हीं चीजों को पाचन कर सकते हैं, केवल उन्हीं चीजों को पचा सकते हैं। फिर एक और बात देख लेते हैं अपन, उत्प्रेरक की मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताओं में देखो, एक तो ये खुद नहीं बदलता है, ये जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे एक बहुत अच्छी कहावत है कि शिक्षक और सड़क दोनों अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन उनसे जुड़ने वाले जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार से वो खुद नहीं बदलता है उत्प्रेरक, और रिएक्शन खत्म होने के बाद उत्प्रेरक का वजन, मास, वेट और उसका रासायनिक बिल्कुल पहले जैसा रहता है। एक बात तो ये, थोड़ी सी मात्रा ही काफी है, केवल थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा उत्प्रेरक ही उसके लिए काफी होता है। किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है। एक प्रश्न बनता है बड़ा लॉजिकल, सर हम ज्यादा उत्प्रेरक डाल देंगे तो ज्यादा अधिक स्पीड से अभिक्रिया होगी क्या? बिल्कुल नहीं। उत्प्रेरक की मात्रा कहीं पर भी निर्भर नहीं कर रही है, उत्प्रेरक निर्भर कर रहा है। 10 पंडित जी बुलाओ या 1 पंडित जी बुलाओ, विवाह हो जाएगा, उसी गति से होगा। यह रिएक्शन शुरू नहीं करता है, उत्प्रेरक किसी नए रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता, यह सिर्फ पहले से चल रहे रिएक्शंस की स्पीड को बदल देता है। मतलब वो पहाड़ वाली बात, वो सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। विशेष एक उत्प्रेरक हर रिएक्शन में काम नहीं आ सकता, हर खास रिएक्शंस के लिए एक खास उत्प्रेरक होता है। तो ये तो होता ही है। भाई विवाह के लिए पंडित जी की जरूरत है, इलाज करवाने के लिए डॉक्टर साहब की जरूरत है, न्याय करने के लिए जज साहब की जरूरत है। ये सब हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं? उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो हर एक स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए, हर एक मूल रूप की विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एक विशेष उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है। हर एक उत्प्रेरक, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि एक उत्प्रेरक 2 या 2 से अधिक रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आ सकता है, लेकिन एक उत्प्रेरक सारी अभिक्रियाओं के अंदर काम नहीं आ सकता है। एक और बात देखते हैं अपन, हमारे दैनिक जीवन में और उद्योगों में, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, उद्योग, उद्योग, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी ध्यान रहे ऐसा। तो उद्योग, यहां पर अपन बात देख रहे हैं डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से उत्प्रेरक, जैसे हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो पाचन तंत्र के अंदर एक होता है पेप्सिन एंजाइम और एक होता है एमाइलेज एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। एमाइलेज एंजाइम हमारी लार ग्रंथियों के अंदर होता है। लार ग्रंथि हमारे मुख के अंदर 3 जोड़ी में और टोटल 6 पाई जाती है। सेलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं इसको, माल्टोज का पाचन करने में काम आती है, पेट में भोजन को तेजी से पचाते हैं। अगर सोचो 2 मिनट के लिए कि हमारे शरीर के अंदर ये एंजाइम नहीं होते तो आज खाना खाते और 3 दिन बाद जाकर के डाइजेस्ट होता। और मैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल मानता हूं इंसुलिन को। इंसुलिन भी एक प्रकार के एंजाइम का काम करता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर रक्त में शर्करा के लेवल को कम करने का काम करता है। और कहाँ इसका उपयोग है? इसका उपयोग है उन लोगों में जो मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटीज के रोगी हैं, जिनको शुगर हो जाती है। उनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, और इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो उनके शरीर में, रक्त में शर्करा का लेवल बढ़ जाएगा, रक्त गाढ़ा हो जाएगा और रक्त एकदम शहद के माफिक हो जाएगा। और रक्त शहद के माफिक हो जाएगा तो बिल्कुल वो नसों में बहने के योग्य नहीं रह पाएगा। ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। रक्त शर्करा का लेवल बढ़ने के साथ साथ दूसरी अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि डेली लाइफ में आजकल तो आपने देखा होगा, कई सारे लोग तो शुगर की बीमारियों को ना बड़े गर्व से बताते हैं। तो सामने वाले को ऐसा फील होता है कि है मुझे शुगर नहीं है, वो पूछता है अच्छा आपको शुगर है? हाँ जी है शुगर। मुझे आपको कितनी है? बोले 230। अरे मुझे तो 620 है। तो सामने वाले को लगता है अच्छा मेरा स्कोर कम है, देखें। अरे भाई रे, शुगर का कौन सा गर्व कर रहे हो, शुगर एक बीमारी है। हाँ जी, गाड़ियों के अंदर देखते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। पुरानी गाड़ियों में अगर आप देखें तो पुरानी गाड़ियों में साइलेंसर में से बहुत सारा धुआं निकलता था। उस धुएं को कम करने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया कि इनके साइलेंसर के अंदर, यहाँ पर जितनी भी जहरीली गैसें बाहरी वातावरण में जा रही है, वहां पर निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम ऐसी जो धातुएं होती है उसको साइलेंसर के अंदर लगाया।
ताकि जो बाहर जाने वाली गैसें हैं वो एक साथ जमा हो जाए, और फिर जब हम गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं तब एक साथ उन कंपोनेंट को निकाल दिया जाता है, वरना वो सारा धुआं वातावरण में जाता और इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती और ग्लेशियर पिघलते और बाकी आगे की सारी घटनाएं जो होती वो आपको पता है भली भांति से, और नहीं भी पता है तो आगे वाली क्लास में मैं इसको फिर से आगे डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। तो गाड़ियों के साइलेंसर में होता है, जहरीली गैसों को कम करता है, नुकसानदायक गैसों में बदलता है, ये गलत बात लिख रहे हैं, नुकसानदायक गैसों नहीं, लाभदायक गैसों में बदलता है या अहानिकारक गैसों में बदलता है, अनुकसानदायक गैसों में बदलता है। नुकसानदायक गैसों में क्यों ही बदलेंगे उनको? फैक्ट्री फैक्ट्री में क्या है? लोहा। अमोनिया गैस बनाने की प्रक्रिया मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात की थी कि अमोनिया गैस क्या होती है, जैसे N2 प्लस H2 3H2 will give rise to 2NH3, हेबर प्रोसेस बोलते हैं इसको। अमोनिया बनाने का हेबर प्रक्रम होता है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन काम आ रही है। तो अभी देखा था अपन ने कि फैक्ट्री के अंदर लोहा अमोनिया गैस बनाने में स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस अभिक्रिया में हम क्या उपयोग करते हैं? Fe यानी कि आयरन उपयोग करते हैं। Fe जो आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे देख रहे हैं, विद्यार्थी देख रहे हैं, उनको बता दूं कि ये जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आयरन को Fe लिखते हैं साइंस वाले, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं साइंस वाले, हाइड्रोजन को H लिखते हैं साइंस वाले। तो थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगी बातें, है ना। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट एक और क्या बात देख रहे थे? फैक्ट्री में लोहा। फिर एक बात देखते हैं, रसोई। रसोई में एक मेटल काम आती है, निकल। अभी तो जैसे वर्तमान में डालडा घी नहीं बनाया जाता है, लेकिन पुराने समय में जो प्लांट से, जो पेड़ पौधों से जो तेल निकाला जाता है, उस तेल से वनस्पति घी, डालडा घी बनाया जाता है। जो जानवरों के दूध से घी बनाया जाता है उसको देशी घी बोल रहे हैं, और जो प्लांट के तेल से घी बनाया जाता है उसको वनस्पति घी बोलते हैं, डालडा घी बोलते हैं। डालडा बेचारा यूं ही बदनाम है। डालडा घी वास्तविक रूप में देखा जाए तो देशी घी से ज्यादा बेटर है। जो विगन टाइप के लोग होते हैं वो तो डालडा घी को प्रिफर करेंगे। तो फिर डालडा को क्यों कम माना जा रहा है? एक कारण तो उसकी वैल्यू कम है, की कीमत कम है। दूसरा कारण, वो हमारे शरीर के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। एक तो ये चलाया गया, हालांकि इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है, फिर किसी क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि डालडा घी क्यों बदनाम हुआ। बाकी 1980 के दशक से पहले डालडा घी का एक नाम चला करता था, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि बेचारा डालडा घी की वैल्यू कम है, इसके लिए बेचारा यूं ही बदनाम है। और इसलिए जिसकी वैल्यू कम होती है ना, जो घर में पैसा कम कमाता है या जो घर में पैसा ला के नहीं देता है, वास्तविक रूप में ये बात सत्य है कि उससे बहुत ज्यादा राय नहीं पूछी जाती है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसलिए विद्यार्थियों, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि यदि हम एक गरीब घर परिवार के अंदर जन्म लिए हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाएं। हम अच्छे से पढ़ें, लिखें, नौकरी करें और हम उस घर को ऊंचा उठाएं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। चलिए आगे और बात करते हैं। तो रसोई के अंदर निकल, मतलब ये आप सीधे सीधे याद रख लीजिए, तेल से डालडा घी बनाने के अंदर निकल का काम आता है। ये एल्कीन से एल्केन बनाने वाली प्रोसेस है और वहां पर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम मेटल काम आती है। मूल रूप से निकल को अपन यहाँ पर उपयोग में लेते हैं। उसके बाद अपन एक और बात देखते हैं, उत्प्रेरक और एंजाइम में क्या अंतर होता है। मैं एक लाइन में अगर आपको कहूं तो एंजाइम शरीर के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं के लिए जो है वो उन उत्प्रेरकों को हम कह रहे हैं एंजाइम, और शरीर के बाहरी वातावरण के अंदर जो होने वाली अभिक्रियाएं उसको हम क्या कह रहे हैं? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक के लिए बात करें, कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे, सीधा उत्प्रेरक। लेकिन जीवित कोशिकाओं द्वारा बनाया गया विशेष जैविक उत्प्रेरक, जैसे जीवित कोशिकाएं, कोशिकाओं से ही तो शरीर बनेगा, और कोशिकाएं बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, तीन कैटेगरी के अंदर। तो जीवित कोशिकाओं द्वारा बनाया गया जैविक उत्प्रेरक, यह रासायनिक या अजैविक हो सकता है। रासायनिक भी हो सकता है, मतलब लैब में बनाया हुआ भी हो सकता है, अजैविक भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का नॉन लिविंग पदार्थ भी हो सकता है, लेकिन यह जैविक होता है। प्राय प्रोटीन से बनता है। हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं वो प्रोटीन से बनने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? एंजाइम कह रहे हैं। प्रयोगशाला और उद्योगों में भी उपयोग होता है, मूल रूप से रासायनिक प्रयोगशालाओं के अंदर और
और भी कई चीजों को बनाने के अंदर जो चीजें उपयोग में होती है उसको क्या कह रहे हैं अपन? उत्प्रेरक कह रहे हैं। लेकिन केवल जीवित जीवों के अंदर यह कार्य करता है। मोटा मोटी तो यही अंतर है। और इन अंतर से प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न बनेगा इसके पीछे वाली जो अभी मैंने आपको टेबल बनाई थी कि निकल का उपयोग कहाँ होता है डालडा घी बनाने में, लोहे का उपयोग, उत्प्रेरक का उपयोग कहाँ हो रहा है अमोनिया बनाने में, वहां से प्रश्न बनेगा। क्योंकि आजकल के कंपटीशन एग्जाम्स में वो डेप्थ में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें ये एक और पॉइंट देख लीजिए, कई प्रकार की अभिक्रियाओं पर काम कर सकता है लेकिन ये बहुत विशिष्ट होता है, एक खास अभिक्रिया पे ही काम करता है। इसलिए अभी अभी जो मैंने उदाहरण बताया था कि इंसुलिन वाला जो उदाहरण, तो इंसुलिन फिर बाहर से इंजेक्शन के रूप में शुगर वाले पेशेंट को लेना पड़ता है क्योंकि वो उस स्पेसिफिक शुगर लेवल को कम करने के लिए हमें इंसुलिन लेना पड़ेगा। और वो इंसुलिन बनाया जाता है जैविक उत्प्रेरक बाहरी रूप से बनाया, उसकी जगह कोई दूसरा काम में नहीं ले सकते हैं क्या सर? बिल्कुल नहीं ले सकते। उसकी जगह वही काम में आएगा। तापमान और पीएच का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, एसिडिटी बढ़ा रहे हो, बेसिसिटी कम कर रहे हो, या उसमें आपने मतलब पीएच लेवल का मतलब आपने उसमें अम्लीयता या क्षारीयता को कम कर दिया है, तो उसका प्रभाव इतना उत्प्रेरक पर नहीं पड़ता है। लेकिन शरीर के अंदर देखो, तापमान और पीएच के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। तो हमारे शरीर का तापमान यदि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उस समय पे हमारा खान पान चेंज होगा क्योंकि हमारा उत्प्रेरक भी जो होगा वो परिवर्तित होगा। पीएच का लेवल चेंज हो जाएगा, बुखार आता है, आपके मुख का जो स्वाद होता है वो अलग हो जाता है, तापमान अलग हो जाता है। शरीर के अंदर आपका भोजन अलग कर देते हैं। घर पे मम्मा वगैरह लोग खिचड़ी वगैरह दाल वगैरह बना के खिलाते हैं क्योंकि आपके शरीर के उत्प्रेरक एंजाइम वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में एंजाइम जो है वो सॉरी एंजाइम जो है वो इस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। एक और बात देख लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं स्पेशली आपके लिए लिख करके लाया हूं, जहां से प्रश्न बनता है कथन और कारण का। और यह बनेगा कि हर एंजाइम एक उत्प्रेरक है लेकिन हर उत्प्रेरक एक एंजाइम नहीं होता है। हर एंजाइम एक उत्प्रेरक है दोस्तों, लेकिन हर एक उत्प्रेरक एक एंजाइम नहीं होता है। जैसे प्लेटिनम मैंने कहा था वाहन के कैटालिटिक कन्वर्टर में एक उत्प्रेरक का काम करता है। एमाइलेज हमारे मुख में, सेलाइवरी एमाइलेज हमारे मुख में पाए जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ता है। उत्प्रेरक कोई भी पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाए, लेकिन एंजाइम केवल जीवित कोशिकाओं के द्वारा बनाया गया जैविक उत्प्रेरक। इसलिए एंजाइम खुद नेचर बना रही है, उत्प्रेरक हम भी बना सकते हैं। उत्प्रेरक लैब के अंदर भी बन जाता है। एक और कुछ क्वेश्चंस दूं लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एंजाइम की एक क्रियाविधि भी समझा देता हूं। मान लेते हैं उदाहरण के लिए एक भाई साहब है ए और एक भाई साहब है बी, दोनों को मिलना था। अब इनको मिलना था तो एक दूसरे का एड्रेस नहीं पता। इनको एक मिले भाई साहब एलिफेंट भाई साहब, ई फोर क्या हो गया एंजाइम। ये दोनों मिले, अब क्या हुआ यहां पर ये एंजाइम इस प्रकार से, और यहां पर इनके साथ लग गए अपने ए वाले भाई साहब यहां फिट हो गए और बी वाले भाई साहब यहां फिट हो गए, ई और बी। अब ये दोनों एक ही जगह पे फिट हो गए, दोनों ने आपस में बात करी, रिएक्शन करी, और उसके बाद यहां से ये दोनों चले आगे की अभिक्रिया में। और यहां से ये भाई साहब तो हो गए अलग, ई तो अलग हो गए, और यहां पर एक नई चीज बन गई ए और बी मिलकर के जिसका नाम हो गया सी। सर ए और बी कहां गए? अरे ए और बी से नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ बन गया प्लस ए, और एंजाइम वापस से अलग हो गया। बस इसी प्रकार से शरीर के अंदर एंजाइम अभिक्रिया करते हैं। लेकिन एक एंजाइम जब बार बार अधिक बार अभिक्रिया करेगा तो ये सांचा जो है ना ये घिस जाएगा, बाद में इस सांचे के अंदर ये ए और बी बैठ नहीं पाएंगे। ठीक वही वाली बात के पाना बार बार एक नट को खोल रहा है तो या तो नट घिस जाएगी या पाना घिस जाएगा, और इस प्रकार से एंजाइम जो होगा वो कम पड़ जाएगा। अब इसको उस उदाहरण से कनेक्ट करो आप कि ये अगर शुगर के पार्टिकल हैं और रक्त है और ये इंसुलिन एंजाइम है, तो इंसुलिन एंजाइम समय के साथ, उम्र के साथ, अपनी शारीरिक अभिक्रियाओं के साथ, वातावरण के साथ किसी भी प्रकार से ये ई वाले भाई साहब की जो रिएक्टिव है, जो अभिक्रिया है, जो इनकी एक्टिवनेस है वो कम पड़ गई या ये घिस गए या काम के नहीं रहे, तो ये वाली मात्रा रक्त के अंदर बढ़ जाएगी। और ये रक्त के अंदर बढ़ी तो इसका मतलब ये सी नहीं बनेगा, और सी नहीं बनेगा तो आपको क्या हो जाएगी? शुगर हो जाएगी।
ऐसी तमाम प्रकार की अभिक्रियाओं के अंदर होता है। चलिए, आज वाली क्लास आपको यदि समझ में आई है तो मैं आपके लिए कुछ 3 प्रश्नों को छोड़ के जा रहा हूं। यदि आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में इनका आंसर दे सकते हैं, और यदि आपको नहीं समझ में आए तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं इससे भी ज्यादा और इम्प्रूव करके आपके सामने डेप्थ में जाकर के इस नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन को लेके आऊं। और यदि आप ऐप के ऊपर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो भी वहां आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से निकालने की कोशिश करें। यदि आपको नहीं आते हैं तो अगली वाली क्लास में मैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताऊंगा। क्या उत्प्रेरक रिएक्शंस के अंत में खत्म हो जाता है? यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, मेरा विश्वास है ये। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न, हमारे शरीर में उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का आंसर भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, आप ढूंढने का बिल्कुल प्रयास करें। और उत्प्रेरक रिएक्शन की स्पीड को कैसे बढ़ाता है, ये बात भी आपको इस के साथ मिल जाएगी। आप पहले इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें। इसके साथ फिर मैं इसी टॉपिक और पिछले टॉपिकों से भी रिलेटेड कुछ और टफ प्रश्न, अब तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, और ज्यादा टफ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, ऐसे भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आता रहूंगा, और टॉपिक बाय टॉपिक हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। हमारे सीईटी के सिलेबस में पहली वाली लाइन में जो टॉपिक लिख रखे थे वो तीनों टॉपिक अभी कंप्लीट हो गए। अब हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ, धातु और अधातु वाले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं अंकित व्यास आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लेकर के आता रहूंगा। इसी के साथ आज के वीडियो को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिंद।